हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम श्रीवास्तव। क्रैकेट लेट्स बिगिन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि हम इस टाइम पे गॉसेस लॉ के बारे में जान रहे हैं। आप सभी लोगों को ये चीज पता है कि हम गॉसेस लॉ पढ़ रहे हैं। आज हम जो चीज देखने वाले हैं वो है गॉसेस लॉ के बेसिस पे हम कूलॉम्स लॉ को प्रूफ करेंगे। यानी कि हमें जो गॉसेस लॉ पता है, आप सभी को पता है कि गॉसेस लॉ में जो हम लोगों ने फ्लक्स निकाला था, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है, क्लोज इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन क्लोज में किसका, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू, आपको पता था, चार्ज इनक्लोज्ड, यानी जो चार्ज इनक्लोज्ड रहता है किसी भी सरफेस के अंदर, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम गॉसेस लॉ से कूलॉम्स लॉ को प्रूफ करेंगे। यानी कूलॉम्स लॉ क्या होता है, आप सभी को पता है। कूलॉम्स लॉ में हमने दो महत्वपूर्ण बातें देखी थी। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में था, सभी लोगों को इतनी चीज पता है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में था, और एक जो था वो किसके बारे में था, फोर्स के बारे में था, बिटवीन द टू चार्जेस। यानी अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं तो उनके बीच में फोर्स क्या होगा। और हमें ये सारी चीजें किससे प्रूफ करनी है, गॉसेस लॉ के बेसिस पे। आपको पता है गॉसेस लॉ में हमें केवल इतनी चीज पता है, हम लोगों ने यही चीज तो पढ़ी थी। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यानी कि ई जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ पे डिपेंड कर रहा है। तो यही तो कूलॉम्स लॉ होता था। सिमिलरली जब हम फोर्स निकालते थे तो फोर्स क्या होता था, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यानी कमोबेश अगर हम स्थिति देखें तो दोनों में ही क्या होता था, दोनों में ही अपॉन में आर स्क्वायर होता था। यानी कि हम एक चीज कह सकते हैं कि जो कूलॉम्स लॉ होता है वो कहीं ना कहीं इनवर्स स्क्वायर जो लॉ होता है हमारा, इस लॉ को फॉलो करता है। और हम यही चीज प्रूव करेंगे गॉसेस लॉ के बेसिस पे। आई होप आपको ये पूरी की पूरी कहानी समझ में आ रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रैकेट नाउ लेट्स बिगिन। देखो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हम यहाँ पर सबसे पहले तो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। हमने मान लिया कि एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ था, इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही थी, जो कि आपको नजर आ रहा है। अब हमने क्या किया, इस वाले चार्ज को इनक्लोज करते हुए एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, क्योंकि पॉइंट चार्ज था। आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो था वो कैसा था, पॉइंट चार्ज था। तो हमने ये जो ड्रॉ किया है वो क्या है, वो है गॉसियन सरफेस। और आपको मैंने एक बात बताई थी कि हमेशा याद रखना कि गॉसियन सरफेस किसी भी शेप को कवर्ड कर देता है, पूरा पूरा। गॉसियन सरफेस ऑलवेज कैसा होता है, ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि क्लोज्ड होना चाहिए, तभी कहानी आगे बढ़ पाएगी। तो आप लोगों ने जैसा कि यहां पर देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही थी, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस वाले चार्ज से बाहर की तरफ निकल रही थी। तो हमने क्या किया, इसको घेरते हुए एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया, और किसी भी रेडियस स्मॉल आर का। तो हमने इसका अगर कोई छोटा सा एरिया लिया डीए, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हमने उसका एक छोटा सा एरियल पार्ट जो लिया है, वो छोटा सा एरियल पार्ट क्या है, डीए। ये जो है वो क्या है, ऑल वी नो, इसी को तो हम बोलते हैं एरियल वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पॉजिटिव चार्ज था उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये बाहर की तरफ निकल रही थी। हर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी हैं, परपेंडिकुलर है। किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलती हैं, परपेंडिकुलर निकलती हैं। तो इस केस से हमें जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला पता होता है वो भी हम जानते हैं। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, सभी लोगों को इतना पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है, क्रॉस इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। और आप लोगों को पता है कि ई डी ए के बीच में अगर थीटा इज इक्वल टू जीरो है, थीटा इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे के अगर पैरेलल हैं, जैसा कि इस केस में नजर आ रहा है कि दोनों ही एक दूसरे के कैसे हैं, पैरेलल है, तो थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो इस फॉर्मूले को कुछ हम ऐसा भी लिख सकते हैं, यानी फाई ई इज इक्वल टू क्या, डबल इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा। लेकिन कॉस जीरो यहां पर रखेंगे, अगर हम कॉस जीरो रखें तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डबल इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस जीरो। और आप सभी लोगों को पता है कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1। तो हम इसी को क्या ऐसा नहीं लिख सकते हैं, डबल इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए इनटू 1, क्योंकि cos जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो फाई इज इक्वल टू, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हम इसी चीज को कुछ यूं भी लिख सकते हैं, यानी फाई ई इज इक्वल टू
क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए। लेकिन ई को अगर बाहर निकाल लें तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाए, ई डबल इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। यानी मेन जो बात है वो इस एरिया पे डिपेंड हो गई। आप देख पा रहे होंगे ये जो एरिया है और जो ये क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी ए होगा वो यही तो होगा पूरा का पूरा, यानी कि पूरा का पूरा एरिया। और एरिया स्फेयर का हो जब भी, क्योंकि स्फेयर का इंटीग्रेशन होगा, तो ये जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 4πr²। आई होप आपको ये पूरी की पूरी कहानी समझ में आई होगी। चलिए हम चैप्टर में इसको अलग तरीके से लिखेंगे और आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं कि अब क्या हो रहा है यहाँ पर। तो आपने देखा कि हम ड्राइविंग कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉसेस लॉ, ये चीज यहाँ पर देख रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। हम इसको प्रूव करेंगे। हमने क्या किया, taking flux in the integral form of Gauss's law to be spherical surface। आपको पता है ये spherical surface है, इसकी रेडियस क्या है r, जैसा कि अभी हम पीछे देख रहे थे, पीछे देखा था ना कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रखा हुआ था, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है। इससे हमने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया, ये पूरा का पूरा गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया जैसा कि आपको ये नजर आ रहा है ये वाला। और यहाँ पर एक छोटा सा एरियल एलिमेंट लिया, वो क्या था, डीए। और आपको पता है कि डीए और ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में, यानी कि व्हेन द चार्ज इज एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज एवरीवेयर नॉर्मल टू द सरफेस एंड कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी सरफेस के हर पॉइंट पर। तो यही बात हमने यहाँ पर लिखी हुई है कि इससे हम क्या लेने वाले हैं, अब फ्लक्स को लेने वाले हैं कि हमारा जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा। तो आपको पता है फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमने पहले ही आपको बता दिया है कि फाई इज इक्वल टू हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमने किससे लिया, ऑन द बेसिस ऑफ गॉसेस लॉ। आई होप ये चीज क्लियर हुई। देखो हमने पहले केवल इतना सा पॉइंट लिखा, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। देखो जरा क्या लिखा हुआ, सिंस ई एंड डी ए आर पैरेलल। आपको पता है कि ई और डी ए जो है वो पैरेलल है, जब पैरेलल है तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। सबको इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके आगे भी कुछ लिख लेते हैं। देखो जब थीटा इज इक्वल टू 0 है तो cos 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1। हेंस ई डॉट डी ए, आपको मैंने यही बात तो अभी हाल बताई कि ई डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डी ए cos 0। और cos 0 की वैल्यू ऑल वी नो, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो इसकी वैल्यू 1 रखने के बाद क्या बचा, ई डी ए, यानी ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर किस में कन्वर्ट हो गया, ई डी ए। कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो जरा इसके बाद हम क्या करेंगे कि फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या होता है, क्लोज इंटीग्रेशन ईडीए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाय गॉसेस लॉ। इसके बाद क्या किया हमने, ईडीए की वैल्यू रखी। ईडीए की वैल्यू कितनी है, ईडीए यानी कि डॉट हट गया, सीधा सीधा रख दिया। उसके बाद क्या हो गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ई जो है वो कांस्टेंट होगा एवरीवेयर, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी सरफेस से परपेंडिकुलरली कहां की तरफ निकलती है, बाहर की तरफ। हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कहां की तरफ निकल रही थी, बाहर की तरफ। जब इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर बाहर की तरफ निकल रही थी तो इसका मतलब ई की वैल्यू कांस्टेंट थी, केवल डीए जो था वो वेरी कर रहा था। जब डीए वेरी कर रहा था तो फिर क्या होगा, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि क्या हो रहा है कि जब डीए वेरी कर रहा था तो फाई इज इक्वल टू क्या करेंगे, ई को हम बाहर निकाल लेंगे। तो फाई इज इक्वल टू क्या हो गया, ई डबल इंटीग्रेशन ऑफ डीए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। अब क्या करें, बट वी नो दैट, हम लोगों को पता है जो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीए है वो किसका होगा, 4πr² के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो स्फेरिकल सरफेस था, इसी स्फेरिकल सरफेस का छोटा सा ही तो एरिया था डीए। सोचो जरा, ये छोटा सा जो एरिया था डीए, लेकिन अगर हमें पूरा स्फीयर निकालना हो तो इस छोटे से पार्ट का हम क्या करेंगे, हम इस छोटे से पार्ट का कर देंगे इंटीग्रेशन। तो वही तो बात हो रही है कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीए किसके इक्वल हो जाएगा, 4πr² के, जो कि क्या है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। और आर क्या है, आर जो है वो है रेडियस ऑफ द स्फीयर, रेडियस ऑफ द स्फीयर। सभी को इतनी बात पता है। तो क्या हो गया, हमने ये कहानी इतनी तो लिख ली, अब इसके आगे हम और भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो जरा क्या हो रहा है यहाँ पर, फाई इज इक्वल टू ई बाहर निकल के आ गया, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब डी ए की हम वैल्यू रख देते हैं ई इंटू 4πr²। देखा जरा, इसकी वैल्यू रखी तो डीए की वैल्यू 4πr² इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आगे क्या हो जाएगा, अगर हम इसी पार्ट को देखें, क्या हम इस तरीके से अलग सॉल्व कर सकते हैं, यानी e इंटू 4πr² इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमने इस तरीके से लिख लिया जैसा कि अभी लिखा हुआ। फिर उसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करें तो आगे क्या होगा, इसी को अगर हम देखें तो e को इसी साइड रखते हैं और 4πr² को उस साइड फेंक दिया। तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी सभी को कि इस वाले पार्ट को हमने क्या किया, यहाँ पर नीचे फेंका। तो नीचे फेंका तो 4πr² डाउन में जाएगा, यानी कि डिनोमिनेटर में जाएगा। तो e इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q अपॉन 4πr² एप्सिलॉन नॉट। क्या हम इसी इक्वेशन को ही कूलॉम्स लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते थे,
सोचो जरा, इसी को तो हम बोलते थे कि कूलॉम्स लॉ से यही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इफ यूनिट चार्ज इज क्यू देन फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इंटू ई। आपको पता है कि हमने यहाँ पर ये जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली। याद करो कि अगर कोई चार्ज हो कैपिटल क्यू, जैसा कि आप देख रहे थे अभी सेंटर पर रखा हुआ था, तो स्मॉल आर डिस्टेंस पर अगर आपको किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो E इज इक्वल टू कितना निकल के आता था, E इज इक्वल टू निकल के आता था 1/4πε0 क्या, Q अपॉन आर स्क्वायर। क्या यही कहानी यहां पर नहीं है? देखो आर स्क्वायर को साथ में लिख दिया तो हमने इसी तरीके से, तो ये जो है कहीं ना कहीं E जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। और देखा आपने कि ये जो कहानी निकल के आई वो मैंने पहले ही चैप्टर में बोल दी थी कि इस फॉर्मूले पर यानी गॉसेस लॉ पर बेस्ड होगी, गॉसेस लॉ पर बेस्ड होगी। और देख रहे होंगे आप कि यही तो गॉसेस लॉ था, यानी गॉसेस लॉ से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकाल लिया। अब जरा सोचो कि अगर चार्ज कैपिटल क्यू था, जैसा कि स्फीयर का चार्ज कैपिटल क्यू था, तो उससे अगर स्मॉल आर डिस्टेंस पर, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, ये जो स्फीयर था अंदर चार्ज रखा हुआ था प्लस क्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रही थी, तो मान लिया कि इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक कोई और यूनिट चार्ज है, वो यूनिट चार्ज है स्मॉल क्यू, स्मॉल आर डिस्टेंस पर रखा हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो आप सोचो कि एक चार्ज ये है, एक चार्ज तो ये है और एक चार्ज ये है और इनके बीच की डिस्टेंस है स्मॉल आर, यानी ये जो है वो कैपिटल क्यू है और इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक स्मॉल क्यू चार्ज रखा हुआ है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों ने देख ली कि इस चार्ज की, ये वाला चार्ज है, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, क्यू अपॉन 4πr² एप्सिलॉन नॉट, इतनी ही तो है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है, तो फोर्स क्या होगा, जो फोर्स होगा हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो क्या फोर्स ये नहीं हो जाएगा, तो क्यू तो ऐसे ही का ऐसा, क्यू कौन सा है, टेस्ट चार्ज या यूनिट चार्ज। देख पा रहे होंगे ये जो क्यू है वो क्या है, टेस्ट चार्ज या यूनिट चार्ज। तो हमने क्या किया कि क्यू को ऐसा ही रखा और E की वैल्यू जो थी, E की वैल्यू यहां से उठा के इस वाले फॉर्मूले पुट कर दी। तो F इज इक्वल टू कितना निकल के आगे, क्यू अपॉन 4πr² एप्सिलॉन। यानी इन दोनों के बीच में अगर हम फोर्स निकालें जो कूलॉम्स लॉ से, तो देखो वह भी तो यही आता था 1/4πε0 क्या, एप्सिलॉन नॉट के बाद कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस r²। तो देखो जरा ये फोर्स का फॉर्मूला भी हम लोगों ने क्या कर लिया, ड्राइव कर लिया, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ गॉसेस लॉ। तो आप देख पा रहे होंगे विच इज एसेंशियली इक्विवेलेंट टू कूलॉम्स लॉ, यानी यही कूलॉम्स लॉ है। तो हम इन दोनों ही बातों से एक चीज कह सकते हैं, दस द इनवर्स स्क्वायर लॉ डिपेंडेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स दोनों ही इन कूलॉम्स लॉ फॉलोज फ्रॉम गॉसेस लॉ, यानी इनवर्स स्क्वायर लॉ को यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है और किसके बेसिस पे, गॉसेस लॉ के बेसिस पे। तो आई होप आपको ये पूरी की पूरी कहानी समझ में आई होगी कि किस तरीके से हमने यहाँ पर कूलॉम्स लॉ को प्रूफ किया, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ गॉसेस लॉ। तो आज अपने लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम अपना अगला डेरिवेशन करेंगे। धन्यवाद।